आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल दिया है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की ये मास्टरपीस सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है। इस 60 मिनट की जर्नी में हम समझेंगे कि कैसे दो अलग अलग फादर फिगर्स की टीचिंग्स ने एक बच्चे की पूरी फाइनेंशियल फिलॉसफी को शेप किया। कहानी शुरू होती है हवाई में, जहां एक 9 साल का लड़का रॉबर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड माइक के साथ मिलकर पैसे कमाने के तरीके सोच रहा था। ये 1950 के डेकेड की बात है, जब अमेरिका में इकोनॉमिक बूम चल रहा था, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन अभी भी एक मिसिंग पीस था। रॉबर्ट के पास 2 मेंटोर्स थे। एक था उसका रियल डैड, जो हाईली एजुकेटेड था, पीएचडी होल्डर था, गवर्नमेंट में हाई पोजीशन पर काम करता था, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहता था। दूसरा था माइक का डैड, जो 8th ग्रेड तक ही पढ़ा था, लेकिन हवाई का सबसे अमीर आदमी बनने वाला था। इन दोनों फादर्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट इतना स्टार्क था कि रॉबर्ट को बचपन से ही पता चल गया था कि एजुकेशन और वेल्थ के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पुअर डैड हमेशा बुक्स पढ़ता रहता था, एकेडमिक अचीवमेंट्स पर फोकस करता था और स्टेबल जॉब की सिक्योरिटी में बिलीव करता था। रिच डैड के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल विजडम और बिजनेस एक्यूमेन एक्सेप्शनल था। यहीं से शुरू होती है 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिलॉसफीज की कहानी। पुअर डैड हमेशा कहता था, पैसा सब कुछ नहीं है और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जब भी कोई एक्सपेंसिव चीज की बात आती तो उसका इमीडिएट रिएक्शन होता कि ये हमारे बजट में नहीं है। रिच डैड का अप्रोच बिल्कुल अलग था। वो कहता था, पैसा पावर है और मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये सिंपल फ्रेज चेंज पूरी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक अप्रोच में आप विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, दूसरी अप्रोच में आप सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग डेवलप करते हैं। पुअर डैड का बिलीफ था कि हमारा घर हमारी सबसे बड़ी एसेट है। वो मॉर्गेज पेमेंट्स को इन्वेस्टमेंट समझता था। रिच डैड इस थिंकिंग को चैलेंज करता था। उसका कहना था कि अगर आपका घर आपकी पॉकेट से हर महीने पैसा निकाल रहा है, ईएमआई, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस के रूप में, तो वो एसेट कैसे हो सकता है। पहला बड़ा लेसन जो रॉबर्ट को मिला था वो था एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस। पुअर डैड ट्रेडिशनल डेफिनेशन फॉलो करता था। एसेट वो चीज है जिसकी वैल्यू है, लायबिलिटी वो चीज है जिस पर आप पैसा ओ करते हैं। लेकिन रिच डैड ने इसे बिल्कुल सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया। एसेट वो चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। ये डेफिनेशन रिवोल्यूशनरी थी, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका घर, जिसे आप एसेट समझते हैं, एक्चुअली एक लायबिलिटी हो सकता है अगर वो सिर्फ मंथली ईएमआई, मेंटेनेंस और टैक्सेस के रूप में पैसा खर्च करवा रहा है। आपकी एक्सपेंसिव कार, लेटेस्ट गैजेट्स, डिजाइनर क्लोथ्स, ये सब लायबिलिटीज हैं अगर ये सिर्फ डिप्रिशिएट हो रहे हैं और कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे। रिच डैड का मानना था कि अमीर लोग एसेट्स बाई करते हैं, मिडिल क्लास लायबिलिटीज को एसेट समझकर बाई करती है और गरीब लोग सिर्फ एक्सपेंसेस करते हैं। ये पैटर्न हर इकोनॉमिक क्लास में क्लियरली विजिबल है। मिडिल क्लास फैमिली अपनी सारी सेविंग्स हाउस डाउन पेमेंट में लगा देती है, फिर नेक्स्ट 30 इयर्स तक ईएमआई भरती रहती है और सोचती है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। रियलिटी ये है कि वो बैंक के लिए एसेट क्रिएट कर रही है, अपने लिए नहीं। कैश फ्लो को कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आपके एसेट्स से कितना पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है। अगर आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप जॉब छोड़ सकते हैं और फिर भी कंफर्टेबल लाइफ लिव कर सकते हैं। रॉबर्ट के चाइल्डहुड का एक इंटरेस्टिंग एपिसोड था जब उसने और माइक ने कॉमिक बुक्स का बिजनेस शुरू किया था। ये स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये दिखाती है कि एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। वे दूसरे बच्चों से यूज्ड कॉमिक बुक्स कलेक्ट करते थे जो नॉर्मली गार्बेज में फेंक दिए जाते थे। फिर उन्होंने एक स्मॉल लाइब्रेरी सेटअप किया और दूसरे बच्चों को 10 सेंट्स पर कॉमिक बुक्स रेंट पर देना शुरू किया। ये बिजनेस मॉडल ब्रिलियंट था, क्योंकि उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 0 थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमल था और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेलेंट था। माइक की बहन को उन्होंने मैनेजर बनाया जो लाइब्रेरी को हैंडल करती थी। इससे उन्होंने सीखा कि कैसे सिस्टम्स क्रिएट करके पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है। ये उनका पहला एंटरप्रेन्योरियल वेंचर था, जहां उन्होंने सीखा कि कैसे एसेट्स क्रिएट करके पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है। रिच डैड की एक और इंपॉर्टेंट टीचिंग थी, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल करियर एडवाइस के बिल्कुल ऑपोजिट है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढो और उसमें सेटल हो जाओ।
रिच डैड का अप्रोच था कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करो, डिफरेंट स्किल्स सीखो, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस गेन करो। उन्होंने रॉबर्ट को डिफरेंट जॉब्स ट्राई करने के लिए एनकरेज किया ताकि वो वेरियस स्किल्स सीख सके। सेल्स स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो रिच डैड ने एम्फिसाइज की। उनका कहना था कि अगर आप सेल नहीं कर सकते तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर साइकोलॉजी, ये सब स्किल्स एसेंशियल हैं। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना भी क्रूशियल स्किल है। आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते तो ये बहुत रिस्की है। लीगल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स लॉज, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रिच डैड कहते थे कि ये सब स्किल्स एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी हैं। पुअर डैड का अप्रोच था कि एक फील्ड में स्पेशलाइज करो और उसमें एक्सपर्ट बनो, लेकिन रिच डैड कहते थे कि ब्रॉड नॉलेज ज्यादा वैल्यूएबल है। रॉबर्ट ने अपनी यंग एज में ज़ीरॉक्स कंपनी में सेल्स जॉब की, सिर्फ सेलिंग स्किल्स सीखने के लिए। इनिशियली वो सेल्स में बहुत पुअर था, रिजेक्शन फेस करता रहता था, लेकिन उसने परसिस्ट किया क्योंकि वो जानता था कि ये स्किल उसके फ्यूचर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के लिए एसेंशियल है। इवेंचुअली वो कंपनी का टॉप सेल्स पर्सन बन गया। फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को रिच डैड ने बार बार एम्फसाइज किया। उनका कहना था कि स्कूल्स में हमें एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल्स तो सिखाते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्किल्स नहीं सिखाते। यही रीजन है कि हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। वे अच्छी सैलरी अर्न करते हैं लेकिन उस पैसे को ग्रो करना नहीं जानते। आज के स्टैटिस्टिक्स भी यही बताते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल बहुत लो है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते। कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप, डाइवर्सिफिकेशन। ये इग्नोरेंस कॉस्टली है क्योंकि रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस लाइफ टाइम की अर्निंग्स को वेस्ट कर सकते हैं। रिच डैड कहते थे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 मेन एरियाज में डिवाइड होती है: अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करना, इन्वेस्टिंग, मनी को मनी से मल्टीप्लाई करना, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, सप्लाई और डिमांड की बेसिक्स, और लॉ, टैक्स एडवांटेजेस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स। इन चारों एरियाज में कॉम्पिटेंसी डेवलप करना जरूरी है। टैक्स सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग भी रिच डैड की टीचिंग्स का इंपॉर्टेंट पार्ट था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे रिच लोग कॉर्पोरेशंस और लीगल स्ट्रक्चर्स का यूज करके अपने टैक्सेस मिनिमाइज करते हैं। ये इलीगल नहीं है बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। टैक्स कोड में लेजिटिमेट वेज हैं जिनसे आप अपना टैक्स बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग अर्न करते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं। रिच लोग अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेशन के थ्रू बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स ले सकते हैं और कई टैक्स एडवांटेज मिलते हैं। रॉबर्ट ने अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ये एक्सपीरियंस किया। उसकी प्रॉपर्टीज डेप्रिसिएशन के थ्रू टैक्स डिडक्शंस देती थीं, जबकि एक्चुअली उनकी मार्केट वैल्यू अप्रिशिएट हो रही थी। ये लीगल टैक्स स्ट्रेटेजी है जो रिच लोग यूज करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिच डैड की फेवरेट स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे लेवरेज का यूज करके प्रॉपर्टी बाय की जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट पावरफुल है क्योंकि आप बैंक के पैसे से एसेट बाय करते हैं और वो एसेट आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10% डाउन पेमेंट देकर प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उससे रेंटल इनकम जनरेट करते हैं जो मॉर्गेज पेमेंट से ज्यादा है, तो आपने एक कैश फ्लोइंग एसेट क्रिएट किया है। प्लस प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ अप्रिशिएट भी होती है। ये डबल बेनिफिट है, मंथली कैश फ्लो प्लस लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन। रॉबर्ट ने अपने करियर में यही स्ट्रैटेजी फॉलो की। उसने छोटी प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया, कैश फ्लो जनरेट किया, फिर उस कैश फ्लो को यूज करके बिगर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया। इवेंचुअली उसके पास थाउजेंड्स ऑफ रेंटल यूनिट्स हो गए जो मंथली पैसिव इनकम जनरेट करते रहते हैं। स्टॉक मार्केट और पेपर एसेट्स के बारे में भी रिच डैड ने वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए थे। उनका कहना था कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। आप बिजनेस ओनर की तरह थिंक करें, स्पेकुलेटर की तरह नहीं। वॉरेन बफेट का अप्रोच फॉलो करें। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। रिच डैड कहते थे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग नहीं है अगर आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करें, मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करें, इंडस्ट्री ट्रेंड्स अंडरस्टैंड करें। अगर आप कोई बिजनेस खुद रन करने के लिए बाय करने वाले होते तो कितनी केयरफुली रिसर्च करते। सेम अप्रोच स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई करें। डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सारे एग्स एक ही बास्केट में ना रखें, डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज। रिच डैड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड था जिससे रिस्क मिनिमाइज होता था। एंटरप्रेन्योरशिप रिच डैड की फिलॉसफी का कोर था।
उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर बनना ही रियल वेल्थ क्रिएशन का पाथ है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। रिच लोग राइट साइड में होते हैं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में आप टाइम के लिए मनी एक्सचेंज करते हैं। आप काम न करें तो इनकम स्टॉप हो जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयड में आप अपना बॉस हैं, लेकिन फिर भी टाइम के लिए मनी एक्सचेंज कर रहे हैं। बिजनेस ओनर में आप सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जो आपके बिना भी रन करते हैं। इन्वेस्टर में आपका मनी आपके लिए काम करता है। रॉबर्ट ने अपने लाइफ में ये ट्रांजिशन किया। उसने बिजनेसेस क्रिएट किए, सिस्टम्स डेवलप किए और इवेंचुअली पैसिव इनकम स्ट्रीम्स एस्टैब्लिश किए। उसका गोल था कि वो वर्क करे क्योंकि वो चाहता है, ना कि क्योंकि उसे करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में रिच डैड का पर्सपेक्टिव यूनिक था। उनका कहना था कि इट्स नॉट रिस्की टू इन्वेस्ट, इट्स रिस्की नॉट टू इन्वेस्ट। लेकिन साथ ही उन्होंने एम्फेसाइज किया कि एजुकेशन के बिना इन्वेस्टमेंट रिस्की है। पहले सीखें फिर इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल एजुकेशन आपका इंश्योरेंस है। रिच डैड कहते थे कि सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप कोई रिस्क न लें। इन्फ्लेशन आपकी परचेजिंग पावर को इरोड करता रहता है। अगर आप सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो एक्चुअली आप पैसा लूज कर रहे हैं। कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना जरूरी है। रॉबर्ट ने अपने इन्वेस्टमेंट्स में ये अप्रोच फॉलो किया। उसने पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस गेन किया, मिस्टेक्स से सीखा, फिर ग्रेजुअली बिगर इन्वेस्टमेंट्स किए। उसने कभी भी सारा पैसा एक ही इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाया। नेटवर्क की पावर को रिच डैड ने बहुत इंपॉर्टेंस थी। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये फ्रेज उनकी फेवरेट सेइंग्स में से एक थी। सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे सीखें। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप उनका एवरेज बन जाते हैं। रिच डैड रेगुलरली बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करते थे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से मिलते थे, इन्वेस्टमेंट क्लब्स में पार्टिसिपेट करते थे। उनका नेटवर्क उन्हें डील्स के बारे में इन्फॉर्म करता रहता था, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता था और वैल्यूएबल एडवाइस देता रहता था। रॉबर्ट ने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो की। उसने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्लब्स ज्वाइन किए, बिजनेस सेमिनार्स अटेंड किए, मेंटर्स से मिला। उसके नेटवर्क ने उसे कई प्रॉफिटेबल डील्स के बारे में बताया जो जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं थे। डिलेड ग्रेटिफिकेशन रिच डैड की अनदर इंपॉर्टेंट टीचिंग थी। पुअर डैड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करता था, अभी एंजॉय करो बाद में देखेंगे। रिच डैड कहते थे कि पहले इन्वेस्ट करो फिर लग्जरी बाय करो, एसेट्स पहले बाय करें, लायबिलिटीज बाद में। ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर महीने अपनी पूरी सैलरी स्पेंड कर देते हैं लग्जरीज पर तो आप कभी वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकते। रिच डैड का रूल था कि पहले एसेट्स बाय करो जो इनकम जनरेट करें, फिर उस इनकम से लग्जरीज अफोर्ड करो। रॉबर्ट ने अपनी यंग एज में ये डिसिप्लिन फॉलो किया। जब उसके फ्रेंड्स एक्सपेंसिव कार्स और गैजेट्स बाय कर रहे थे, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा था। इनिशियली ये सैक्रिफाइस लगता था, लेकिन इवेंचुअली उसकी एसेट्स ने उसे फाइनेंशियल फ्रीडम दिया। रॉबर्ट के एडल्ट लाइफ में जब उसने प्रिंसिपल्स अप्लाई किए तो रिजल्ट्स अमेजिंग थे। उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बिजनेसेस क्रिएट किए और इवेंचुअली फाइनेंशियली फ्री हो गया। उसकी वाइफ किम भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनी। उन्होंने टुगेदर कई बिजनेसेस बिल्ड किए और डाइवर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट किया। रॉबर्ट का पहला मेजर रियल एस्टेट डील हवाई में था। उसने एक स्मॉल कॉन्डो बाय किया जो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करता था। रेंटल इनकम मॉर्गेज पेमेंट से ज्यादा था, तो हर महीने उसकी पॉकेट में पैसा आता था। ये सक्सेस ने उसे कॉन्फिडेंस दिया कि रिच डैड की टीचिंग्स प्रैक्टिकल हैं। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं। क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन बिजनेसेस, डिजिटल एसेट्स, ये सब नए अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। एसेट्स वीएस लायबिलिटीज का डिफरेंस, कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल एजुकेशन की नेसेसिटी, ये सब आज भी अप्लाई होते हैं। आज के डिजिटल एज में पैसिव इनकम के और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करके रॉयल्टी अर्न कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स, ब्लॉग्स, मोबाइल ऐप्स, ये सब डिजिटल एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेसेस, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑप्शंस एंडलेस हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स हैं। पहले अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करें। आपकी एसेट्स कौन सी हैं और लायबिलिटीज कौन सी हैं। आपका मंथली कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो पहले उसे पॉजिटिव बनाने पर फोकस करें। पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं जैसे बिजनेसेस बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मेंटेन करें। ट्रैक करें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। मंथली बजट बनाएं और उसे स्टिक करें। ये बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना भी जरूरी है। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस का फंड रखें। ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस भी। इमरजेंसी फंड लिक्विड फॉर्म में रखें, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में।
फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, बुक्स पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स से मिले। नॉलेज सबसे पावरफुल एसेट है। रॉबर्ट कियोसाकी के अलावा वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम, पीटर लिंच जैसे इन्वेस्टर्स की बुक्स भी पढ़ें। ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टिंग और बिजनेस के बारे में। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। रियल एस्टेट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना एक्सपेंसिव लग रहा है तो REITs में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स रिस्की लग रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड से स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट यह है कि स्टार्ट करें, परफेक्शन की वेट ना करें। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट करें। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट देता है और डिसिप्लिन भी डेवलप करता है। इवन 1000 रुपीज मंथली SIP भी लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट कर सकती है कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू। टैक्स प्लानिंग भी इग्नोर ना करें। CA या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। लीगल वेज से टैक्स सेव करना आपकी वेल्थ बिल्डिंग को एक्सेलरेट करता है। सेक्शन 80C, ELSS, PPF, NPS जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। टैक्स सेव्ड इज मनी अर्नड। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करने पर फोकस करें। सैलरी के अलावा रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, बिजनेस इनकम, रॉयल्टी इनकम, जितने ज्यादा सोर्सेज होंगे उतनी ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। अगर एक सोर्स फेल हो जाए तो दूसरे सोर्सेज आपको सपोर्ट करेंगे। साइड बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें। आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग कुछ फ्रीलांसिंग करें, कंसल्टिंग करें या स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें। इनिशियली पार्ट टाइम रखें, फिर जब कॉन्फिडेंट हो जाएं तो फुल टाइम कंसिडर करें। ये जर्नी इजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। रिच डैड पुअर डैड की टीचिंग्स को फॉलो करके मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव की है। कि यह है कि कंसिस्टेंट रहें और पेशेंस रखें। वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। माइंडसेट चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट में शिफ्ट करना होगा। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता की जगह मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं सोचना होगा। प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना होगा। विक्टिम मेंटालिटी से विक्टर मेंटालिटी में ट्रांजिशन करना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप बिलियनर बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आपके पैसिव इनकम से आपके बेसिक नीड्स पूरे हो जाएं। आप चॉइस के साथ जी सकें, कंपल्शन के साथ नहीं। आप वो काम करें जो आप करना चाहते हैं, ना कि वो जो आपको करना पड़ता है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ मनी के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम के बारे में है। टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आपको वो लाइफ देती है जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो सर्कमस्टांसेस फोर्स करती हैं। ये आपको चॉइसेस देती है, लिमिटेशंस नहीं। रॉबर्ट का ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पिरेशनल है। एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर उसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की। उसने ट्रेडिशनल पाथ फॉलो नहीं की, गुड ग्रेड्स, सिक्योर जॉब, रिटायरमेंट प्लानिंग। इंस्टेड उसने रिच डैड की अनकन्वेंशनल विजडम फॉलो की और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव किए। आज से ही स्टार्ट करें, छोटे स्टेप्स लें लेकिन कंसिस्टेंट रहें। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, एसेट्स क्रिएट करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। रिच डैड की टीचिंग्स को फॉलो करके आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। रिमेंबर, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस रखें, कंसिस्टेंट रहें और अपने फाइनेंशियल गोल्स के टुवर्ड्स काम करते रहें। मिस्टेक्स होंगी, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन परसिस्ट करते रहें। सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। रिच डैड की विजडम टाइमलेस है और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले थी।